Section number 2, article number, lecture number 2 for the current electricity. तो as a ritual सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं what we did in the last session और उसके बाद धीमे से आगे move on करेंगे. So last session में हमने क्या क्या किया था? What do we learn? Actually हमने current की basic definition को अपने दिमाग में fit करने की कोशिश करी थी. Basic definition को मतलब थोड़ा सा ऊपर बढ़े थे. Just not that it is a rate of the flow of the charges. हम थोड़ा ऊपर बढ़े and we actually thought about the area of the cross section. We actually discussed about a flux concept in the current. और इस discussion को एक knowledgeable discussion बनाने के लिए हमें एक term को introduce करना पड़ा. उस term को हमने नाम दिया vector analog as the current density. और current density एक ऐसी term थी जो current को बहुत अच्छे से explain करती है. It can explain the current in finite details. कहाँ पे? जहां पे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आ जाए. हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि करंट को एक बहुत स्वीट एंड सिंपल डेफिनेशन में भी बोला जा सकता है एज द फ्लक्स ऑफ द करंट डेंसिटी वेक्टर. तो करंट डेंसिटी बहुत फ्लेक्सिबल टर्म है जो अपनी वैल्यू को बदल देती है, जिसको हमने डायग्राम के थ्रू समझा. वी एक्चुअली वेंट एंड थॉट दिस थ्रू सम डायग्राम. वो डायग्राम हमने ये वाला देखा कि जिसमें नंबर ऑफ लाइंस यहां पे और नंबर ऑफ लाइंस यहां पे सेम आ रही हैं, लेकिन यहां पे लाइंस के बीच का गैप ज्यादा है, which explains to us that the current density over here is lesser. रीजन क्योंकि जो एरिया यहां पर है वो क्या है, ज्यादा, और यहां पे लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम हो गया. इसका मतलब डेंसिटी ऑफ द लाइंस इंक्रीज हो गई क्योंकि एरिया वहां पे क्या हो गया, कम हो गया. तो प्रोडक्ट उनका सेम रहा. उस प्रोडक्ट को ही हमने क्या डिफाइन करा है, एज अ फ्लक्स, और उस फ्लक्स को हमने क्या डिफाइन करा है, करंट. सो द करंट वाज अ फ्लक्स ऑफ द करंट डेंसिटी वेक्टर written in the proper form as J dot ds. चलो ये बात हमने समझ ली. J को एलिमेंटल फॉर्म में लिखना चाहिए एक्चुअली में, and that should be di upon ds perpendicular, जिससे फ्लक्स का कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट रहता है. that the area is supposed to be held perpendicular to the flow of the charges. मतलब हाइपोथेटिकली जो आप एरिया एज्यूम करते हैं इसको एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बोलते हैं. that is supposed to be perpendicular to the idea, right? So with this we also talked about the two kind of charges, charge carriers, positive and negative. पर कंडक्टर्स की बात करें तो सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो भी कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो बैलेंस वाले होते हैं, जो ब्रेक ऑन कर जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो इफ यू अप्लाई द फील्ड, अगर आप फील्ड अप्लाई करते हैं बैटरी के थ्रू, तो ये एंड पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस है. फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में, तो फिर क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड and the negative charges move in the opposite direction of the field. ये सारा डिस्कशन हमने करा. इस करंट को हमने नाम दिया एज अ कन्वेंशनल करंट, और इस करंट को हमने नाम दिया एज अ कंडक्शन करंट. सो एक्चुअलिटी में ये होना चाहिए, पर हमने तो अपनी डिवाइस बनानी थी, वोल्टमीटर, एमीटर, और वो किस तरीके से कैलिब्रेट करी जाती है, अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स. इसका मतलब एमीटर या फिर वोल्टमीटर किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऑन द कन्वेंशनल करंट. दे आर डिपेंडेंट अपॉन द कन्वेंशनल करंट. सो इफ यू आर प्लेसिंग an ammeter over here, you are placing an ammeter over here, so it is going to read what, it is going to provide the conventional current and provide the instantaneous reading. बाकी हमने एवरेज करंट वगैरह का डिस्कशन भी कर लिया. इस पूरी कहानी में एक और किस्म का करंट होता है जो कि फिलहाल अभी तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द लेटेस्ट स्टेजेस. ऐसे करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारी घर की सप्लाई में आता है. तो सर यहाँ पे बताना क्यों जरूरी है, इसलिए बताना जरूरी है, रीजन क्योंकि आपको पता हो कि डीसी और एसी में फर्क क्या होता है. और जो थ्योरी हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर डीसी. बैटरी बनाना, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट्स, ये जो भी हम स्टडी ऑन कर रहे हैं दैट इज अ कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीसी अलोन, नॉट फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट.
हमने कल इस बात को डिस्कस ऑन करा था कि इस तरीके से अगर हमें रीडिंग्स मिलती हैं फॉर द एमीटर, इसका मतलब है वेरिंग करंट, ये हमारे किसी काम का नहीं, इट्स अ वेरिंग करंट, बार बार वेरी कर रहा है। इसका मतलब अगर आप ऐसा करंट अपने डिवाइसेस को फीड करोगे तो डिवाइसेस ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं करेंगे, उनकी एफिशिएंसी खराब होने लगेगी, लाइफ स्पैन खराब होने लगेगा, रिलायबिलिटी खराब होने लगेगी, बिकॉज ऑफ द वेरिंग वोल्टेज। ऐसा होगा तभी वेरिंग करंट आ रहा है, तो आप घर में स्टेबलाइजर लगाएंगे, वोल्टेज रेगुलेटर्स लगाएंगे ताकि ऐसा ना हो। पर लेकिन अगर हम इसके अंदर पीरियोडिसिटी का तड़का मार, रिपीटिंग अगेन, अगर हम इसके अंदर पीरियोडिसिटी का तड़का मार दे या फिर ये बोले एसएचएम ले आए, फिर ऐसे एक करंट को जो कि पीरियोडिक है, जो कि कैसा है, पीरियोडिक है, अनडैम्ड है, मतलब एसएचएम फॉर्म में है, ऐसे करंट को हम डिफाइन करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हाफ साइकिल्स पॉजिटिव है, हाफ साइकिल्स नेगेटिव है, हाफ साइकिल पॉजिटिव है, हाफ साइकिल नेगेटिव है, एंड दे कैन कीप ऑन चेंजिंग रैपिडली। कितनी रैपिडली? दैट एट द रेट ऑफ 50 हर्ट्ज इन इंडियन सर्किट्स। इट माइट बी डिफरेंट इन द यूएस सर्किट्स और चाइनीज सर्किट्स। मतलब हमारे इंडिया में एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जो कि हमें घर में सप्लाई करी जाती है, दैट इज 50 हर्ट्ज। वो क्या डिनोट करती है? किस रेट से ये जो साइकिल्स हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है और कितनी हो पा रही है एक सेकेंड में, ताकि आपको उसका एक स्टेडी बिहेवियर फील हो जाए। इतनी बार ऑसिलेट करेगा तो आपको उसका स्टेडीनेस फील होने लगेगी। धीरे धीरे करेगा ना तो फिर आपको लगेगा वेरी करेगा, बहुत फास्ट करेगा तो स्टेडीनेस फील होने लगेगी। So that's an AC. So it's a periodic varying current. Periodic varying current. वेरी तो डेफिनेटली कर है कि नहीं, दिख रहा है ना? मतलब यहां पर अगर आप चेक करोगे वोल्टेज को, सर ऑल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हो, फिर वोल्टेज देख रहे हो, भाई उसके पीछे का सोर्स भी तो ऑल्टरनेटिंग होना चाहिए, तभी तो करंट ऐसा बनेगा। तो मान लेते हैं कि वैल्यू आपकी जो है दैट इज इक्वल टू +5 वोल्ट, तो ये वैल्यू आपकी कितनी है? -5 वोल्ट। तो ये हमें क्या शो करता है कि +5 और -5 के बीच में सारी वैल्यूज पॉसिबल है। ऐसे सर्किट्स को, ऐसे बिहेवियर को हम एनालॉग सर्किट्स भी बोलते हैं, और इसको हम एनालॉग करंट का नाम भी दे सकते हैं। एनालॉग, ये पुराने जमाने में हुआ करता था, एनालॉग पुराने जमाने में चलता था ऐसा। मतलब हमारे जो पुराने टीवीज होते थे, पुराने एंटीनास होते थे, उसके अंदर ऐसा चलता था। अब नहीं चलता है ऐसा, अब हमारे सब कुछ सेट टॉप बॉक्स से टीवीज आते हैं, मतलब रिले सिस्टम सेट टॉप बॉक्स पर है, डिजिटल मोड आ चुका है। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का जो बिहेवियर है वो थोड़ा मॉडिफाई हो चुका है। अब जिस तरीके का डिजिटल करंट हमें घर में मिलता है, तो 3 बता रहा हूं मैं, एक तो डीसी बता दिया आपको, एक एसी समझा दिया, अब क्या बता रहा हूं? दैट्स अ डिजिटल करंट। ये इस तरीके का डिजिटल करंट है, लाइक दिस, ये डिजिटल करंट है, इसको पल्स करंट भी बोलते हैं। लाइक इसमें क्या होता है, या तो आपका हायर इनपुट अलाउड है या तो आपका लोअर इनपुट अलाउड है, बीच की कोई वैल्यू अलाउड नहीं। ये बाइनरी अलजेब्रा में काम करता है, जिसको कोडिंग्स बोलते हैं, मतलब सिर्फ 0 और 1 पे काम करेंगे, आइदर यस आइदर नो, नहीं तो बीच का नहीं है मामला, इसमें सारा हो सकता है। तो तभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, आपका बैड सिग्नल भी आएगा, आपकी 3 वोल्टेज की सप्लाई पे भी काम करेगा, तो आपके रिसेप्शन अच्छा नहीं आ रहा, फिर भी आप देखे जा रहे हैं। सो वी शुड हैव समथिंग ऑफ अ रिजेक्शन पॉलिसी, कि है कि नहीं है, बस बीच का कोई मामला ही नहीं है। सो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, बीच में कुछ नहीं। दिस इज आइदर नोन एज अ पल्स। ये भी एसी ही है, ये भी मॉडिफाइड एसी ही है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे बनता है। जैसे मैंने समझाया कि अगर ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा तो स्टेडीनेस फील हो जाती है। इसका मतलब आपके जो सिग्नल्स आते हैं, एचडी वॉच करते हो, एसडी और एचडी पे उसके अकॉर्डिंग आती है ना सब्सक्रिप्शन, एचडी हायर डेफिनेशन एट अ हायर फ्रीक्वेंसी है, तो आपके डिजिटल करंट्स आ रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। समझ आ रही बात? इजी है, अंडरस्टूड है। कल मैंने आपको डीसी बताया था, स्टेडी करंट है, ये आपका वेरिंग करंट है, पीरियोडिसिटी है, ये फ्यूचर में पढ़ेंगे एज एनालॉग एंड दिस इज नॉट डिजिटल। दोनों एसी के फॉर्म्स, और भी फॉर्म्स होते हैं, मैंने आपके दिमाग में फीड ऑन कर दिया। इसकी वर्किंग, इसकी एक्सप्लेनेशन भाई
अभी हम उतनी सिंप्लिसिटी से नहीं कर पाएंगे कि सिर्फ करंट डेंसिटी से और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से इनको समझा रहे, पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको यहां नहीं पढ़ा जाता है, रीजन पता होना चाहिए। चलो पता चल गया सर, वापस चलते हैं ड्यूरासेल की दुनिया में, एवरेडी की दुनिया में, एनर्जाइजर की दुनिया में, बैटरीज की दुनिया में वापस चलते हैं। डीसी पढ़ते हैं सर, एसी तो फ्यूचर में पढ़ ही लेंगे, जैसे हमने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। सो वी आर मूविंग ऑन एंड मूविंग बैक, है ना, वी आर मूविंग बैक। तो रिवीजन हो गई फॉर द करंट डेंसिटी एज अ टर्म, फॉर द कन्वेंशनल करंट एज अ टर्म। So let's kickstart the today's session with a good question. And the question goes like this कि हमारे पास एक cylindrical conductor है जिसका रेडियस r है and उसमें जो करंट डेंसिटी है वेरिएबल। ये तो मैंने समझा कि करंट डेंसिटी बहुत मजेदार है, वो अपनी वैल्यू को बदल सकती है। तो किस तरीके से वो अपने वैल्यू को बदल रही है वो फंक्शन हमें गिवन, where r is the distance from the central axis। तो मान लेते हैं ये हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है और इससे कुछ डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल आर पे, इतने डिस्टेंस पे, यहां से ले लो वहां से ले लो, एक ही बात है। यहां पे जो j की वैल्यू है, j that's behaving at j naught into 1 minus small r by capital R, where the capital R is supposed to be the radius of this। Pretty cool, ठीक। Then the current density is maximum at the axis, okay, understood है। r की वैल्यू को 0 डालो तो j की वैल्यू आपकी j नॉट आ रही है and that is supposed to be maximum value, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो सेंटर पे मैक्सिमम है, फाइन, एंड डिक्रीजेस लीनियरली टू द जीरो एट द सरफेस, क्लियर है। स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R प्लेस करो तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो j 0 हो जाएगा, मतलब डेंसिटी डिक्रीज करिए बाहर की तरफ। तो सेंटर पे घनत्व ज्यादा है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि सेंटर की तरफ जो फ्लक्स है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा करंट, है ना। ये मतलब यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो क्लोजर होंगी और यहाँ पे जाके थोड़ी सी वीक हो जाएंगी, इस तरीके से हो रहा होगा, है ना, समझ में आ रही है कि सेंटर पे फ्लक्स कंपैरेटिवली ज्यादा है। डन, ओके, कैलकुलेट करंट, बस करंट निकालना है, खत्म, डन। तो ये तो बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी। क्या करें, जो ये आपका आर वाला पार्ट है यहां से ये एलिमेंट ले लेता है, ऐसे है तो सिलेंड्रिकल एलिमेंट ही है, तो ये पूरा सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऐसे इस तरीके से, इट्स लाइक दिस कंप्लीटली। और इसके थ्रू हम फ्लक्स देख लेते हैं, क्योंकि करंट जो है दैट इज सपोज्ड टू बी इंटीग्रल ऑफ j इनटू ds, है ना। वो मतलब डॉट प्रोडक्ट तो लेने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो तो इधर ही है और फ्लक्स लाइंस भी उधर ही है, तो मतलब एन कैप भी इधर ही होगा और आपका जो फ्लक्स लाइंस है वो भी इधर है, इसका मतलब वो एंगल तो 0 हो गया। अगर आप इसको पूरा वेक्टर में भी लिखोगे तो भी वो तो बन ही गया ना, उसको तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंगल तो 0 ही आ रहा है इन द एन कैप एंड योर जे लाइंस। तो वो सिंपल हम सीधा लिख सकते हैं j into ds। अब है कि ds कितना है, सो ds ये वाला एरिया है, इसकी थिकनेस ले लो। आप इसको 3D में सोचने की बजाय आप उसको टॉप व्यू से भी बना सकते हो, क्योंकि आपको वॉल्यूम तो लेना ही नहीं ना, एरिया बिहेवियर है। अब इसको टॉप व्यू से बनाओगे तो भी बन जाएगा, है ना। यू कैन सिंपली टेक इट फ्रॉम द टॉप एंड स्टिल सॉल्व द सेम क्वेश्चन इजीली। तो टॉप व्यू से बिल्कुल ऐसा दिख जाएगा, अगर हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं, है ना, बंदा ऊपर चढ़ के देख रहा है टॉप व्यू से, टीवी टॉप व्यू से टॉप व्यू से देख रहा है, तो ये आपका ऐसा दिख जाएगा टॉप व्यू से, है ना। ये आर और ये थिकनेस कितनी है, डी आर, जैसे डी आर। एरिया मिल गया, एरिया तो सर आता है, इसका कैसे काटते हैं सर, कार्ड को ओपन कर देते हैं तो कितना हो जाता है, सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस। सो द ds वैल्यू दैट इज 2 pi r into dr, सही है ना, है ना। सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस, कट ओपन, लेंथ कितनी हो जाएगी 2 pi r, थिकनेस कितनी हो जाएगी dr, सिंपल। अब j की वैल्यू ले सकते, so that is j naught and into 1 minus small r by capital R। इसको इंटीग्रेट करेंगे, you are going to get a value for the current। That's it and let's just solve this। तो ये हो गया आपका j naught into 2 pi and inside that is r minus
r square upon capital R into dr. This integrator function that works at j naught into 2 pi r dr r square by 2 minus r square dr r cube by 3 and r given. Correct? Limits लगा दो. Go in for the limits. 0 to capital R. सेंटर से सरफेस तक सारा करंट निकालना है आपको, पूरा करंट निकालना है ना. कहीं कम है कहीं ज्यादा है फ्लक्स, है ना, पर हमें तो पूरा निकालना है. सो दैट्स इक्वल टू j नॉट इनटू 2 पाई. लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट प्लेस कर दो. सो कैपिटल R स्क्वायर बाय 2 माइनस r क्यूब अपॉन 3r. एक r यहां से कैंसिल हो गया तो r स्क्वायर रह जाएगा. सो दैट इज j नॉट इनटू 2 पाई इनटू r स्क्वायर और 1 by 2 minus 1 by 3. So 1 by 2 minus 1 by 3 is 1 by 6. Area pi r square given here. So you can write this answer. Final answer. इधर लिख दें. So the current becomes equal to as j naught into pi r square upon 3 हो गया. 2 cancelled है, which can be written as j naught into a by 3 is the expression for the current through this कंप्लीट वायर. अगर ये यूनिफॉर्म होता, सुन रहे हो, अगर ये यूनिफॉर्म होता मतलब J कांस्टेंट होता तो ये थोड़ी करना पड़ता. तो फिर तो खत्म. तो फिर तो आप सीधा लिख देते कि आपका जो करंट है वो J नॉट इंटू एरिया. तो J नॉट इंटू ए आंसर आ जाता अगर आपका J नॉट कांस्टेंट होता, लेकिन नहीं है. सो द आंसर इज चेंज. तो ऑप्शंस इसकी ऐसे ही होंगी. J नॉट ए बाय 2, J naught A by 3. Of course, हमारा आंसर आ गया J naught A by 3. So this is how the current density actually designs the amount of the current in the circuit. And current इसी बेस पे किस तरीके से defined है? As a flux of the current density. That flux may be constant as you can see over there, है ना? May be variable. तो सेंटर के आसपास देख रहे हैं तो फ्लक्स ज्यादा है और बाहर में देख रहे हैं तो फ्लक्स रिलेटिवली कम आ रहा है towards the end. That's what the current density is explaining. राइट. नोट कर लिया आप लोगों ने, सबने नोट कर लिया है? यस सर. यस सर. तो चलो, कल हम और कुछ पढ़ रहे थे. हमने ये बोला था कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करें फॉर अ डेफिनेट टाइम इंटरवल, तो हमें समझ में आता है कि अगर हमने फील्ड अप्लाई नहीं करी तो वो इलेक्ट्रॉन वर्चुअली रेस्ट पर हो. इट विल नॉट बी मूविंग एनीवेयर अगर हमने फील्ड अप्लाई नहीं करी. सो इफ द फील्ड इज सपोज टू बी 0, तो जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो यहां से स्टार्ट करा तो फिर हो सकता है इधर गया, फिर इधर चला गया. सर ये डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना कि आपके लार्ज आयंस है, फिक्स्ड आयंस इन द लैटिस, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कोलाइड कर रहे हैं. तो ये कोलाइड करके इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. आपस में भी कॉलिजन्स है और लैटिस के साथ भी कॉलिजन्स है. तो ज्यादा फर्क लैटिस कॉलिजन से पड़ रहा है. तो उस वजह से इसको इंपल्सेस मिल रही हैं और इंपल्सेस मिलने की वजह से इट इज कीपिंग ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन. लेकिन कुछ समय के लिए हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करा. पता चला यार ये घूम फिर के वापस वहीं आ जाता, लिटरली वहीं घूम फिर के वापस आ गया जहां से शुरू करा था. तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई थी. और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई थी, if the displacement was supposed to be equal to 0, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को बनाया था वेलोसिटी से, जिसको हमने एवरेज वेलोसिटी का नाम दिया. और टाइम क्योंकि 0 नहीं है तो एवरेज वेलोसिटी को हमने 0 बोल दिया था. और उस एवरेज वेलोसिटी को 0 कौन सी वेलोसिटी का नाम दिया? एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी. एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी. तो एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 नहीं है, डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्चुअली यहीं आ गया. तो हमने बोला कि करंट नहीं बनेगा. इससे अपने दिमाग में एक फीचर पाइल ऑन करा कि जो करंट है वो डेफिनेटली मोमेंटम पे, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है.
मतलब चार्ज मोमेंटम पे कहीं ना कहीं करंट की डिपेंडेंसी है। और भी फैक्टर्स है जैसे एरिया फैक्टर, है ना, उसके ऊपर भी डिपेंडेंसी आ रही है, राइट। तो ये फैक्टर हमारे दिमाग में फीडेड है कि जब तक वेलोसिटी नहीं है तब तक करंट नहीं है। स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी नहीं है तो फिर करंट नहीं है। तो स्पीड बिल्कुल है, और इस स्पीड का ऑर्डर भी चेक करा था। वी चेक द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीड एंड द ऑर्डर ऑफ दिस स्पीड वाज अराउंड 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। बहुत हाई स्पीड थी। कहां से आ रही थी? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी से, टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से आ रही थी। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाओ। अगर एब्सोल्यूट जीरो पे ले जाओगे तो थर्मल एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो फिर ये सब कुछ नहीं होगा। तो आपको एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे दिखेगा, पर क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन in the absence of electric field and the path is a straight line path. ये path कैसा है? It is a straight line path. Between the collisions the path is straight line. आप देख सकते हैं between the collisions as they are moving, so the path is straight line. Correct है? एक और बात, between the two successive collisions वो accelerated नहीं। दोबारा बोलो, between the two सक्सेसिव कॉलिजन्स वो एक्सेलरेटेड नहीं है। जिस इंस्टेंट पे इंपल्स लग रही है उस इंस्टेंट पे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पर वो एक्सेलरेटेड नहीं है। तभी हम बोल रहे हैं कि उनकी जो ऑर्डर ऑफ द स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम। क्लियर है? तो आपको दिख रहा है कि वो ना यूनिफॉर्म स्पीड से ही ऑलमोस्ट मूव करे जा रहे हैं, मोस्टली थोड़ी बहुत इधर उधर मान के चलो, ठीक है ना। चलो, मतलब फोर्स तो लग रही है डेफिनेटली, पर फिर भी हम स्पीड को कांस्टेंट अराउंड 10 पर 6 मीटर पर सेकंड मान के चल रहे हैं। क्या अगर हम इनको एक्सेलरेशन दे दें? कैसे? फील्ड को अप्लाई कर लो, फील्ड को अप्लाई कर लो। सो लेट्स अप्लाई द फील्ड। एज वी अप्लाई द फील्ड व्हाट हैपेंस? ऐसा नहीं है कि रैंडम मोशन तुरंत गिव अप हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? जो नेचुरल बिहेवियर होता है ना, जो फ्रीडम में बिहेवियर होता है, वो इतनी आसानी से गायब नहीं होता। सो उनका नेचुरल बिहेवियर कैसा है? रैंडमाइज्ड है। तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले डाइपोल्स को कंट्रोल करा था फील्ड अप्लाई करके। तो सेम तरीका हमने सोचा यहां पे अप्लाई करें फील्ड को। बैटरी की मदद से बैटरी लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उससे फील्ड आएगी। और कल के लेक्चर में समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन फील्ड के ऑपोजिट है। एब्सोल्युटली फाइन। सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इज दिस फीचर। ये फीचर क्या है डिस्कस करके समझाता हूं। कि मान लो कि आपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे था। अब आपने फील्ड इधर लगा दी तो वो उसका ऑपोजिट मूव करेगा, तो उसका ऑपोजिट मूव करा, कोलाइड करके इधर इंपल्स मिल गया, लेकिन फिर उधर ही जाए। मतलब कोलिजन की वजह से इसको इधर मिल गया, इधर धक्का मिला, लेकिन अब फर्क क्या है? उसके पास एक्सेलरेशन, एक फोर्स है जो उसके ऊपर निरंतर लग रही। तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो आगे ही मूव करेगा, इधर ही जाए। इट इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, मतलब आगे ही मूव करे, फिर कॉलिजन फिर आगे ही जाए। सो ओवरऑल क्या हो रहा है? कुछ समय के बाद अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि इस इंटरवल में ये एक्चुअली डिस्प्लेस हो गया। देयर इज एन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट व्हिच वी आर फीलिंग ओवर। मिल गई है डिस्प्लेसमेंट, हमें मिल गई है, हमें डिस्प्लेसमेंट जो पहले नहीं मिल रही, अब मिल रही है। तो कुछ तो बदल गया है। अगर आप डिस्टेंस के नजरिए से देख रहे हैं, एक्चुअल बिहेवियर देख रहे हैं, तो फिर आपको वही फील हो रहा है कि रैंडमाइज मोशन। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्प्लेसमेंट देखा था, तो फिर अगर उस लहजे से चेक करें, सो इफ आई एम चेकिंग द डिस्प्लेसमेंट नाउ, दिस इज नॉट कमिंग जीरो इन द सेम टाइम में जीरो नहीं आ रहा। तो कुछ तो बदला, तो समय तो नहीं बदला, तो भाई वेलोसिटी ही बदली होगी। क्योंकि अगर रैंडम थर्मल टेम्परेचर के हवाले होती तो फिर तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही थी, पर अब तो नहीं आ रही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं आ रहा। उसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमें समझाया। इसका मतलब ये वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि इनमें से एक भी जीरो होता तो फिर ये जीरो हो जाता। तो ये वेलोसिटी पुरानी वाली तो हो नहीं सकती, तो नया नाम देना पड़ेगा। तो नया नाम देते हैं, इस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम दिया मैंने? VD, दैट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब सर सबसे पहले तो ये बताओ कि ड्रिफ्ट का साधारण मतलब क्या होता है? व्हाट्स द टिपिकल इजी मीनिंग ऑफ द ड्रिफ्ट? दैट मींस स्लो, द विंड इज ड्रिफ्टिंग स्लोली, है ना? साइक्लोन नहीं आया, मजेदार आराम से हौले हौले चल रही है, ड्रिफ्ट बोलेंगे। ड्रिफ्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट, हौले 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 चलना। अच्छा देखो, मैंने, आप ना कंफ्यूज मत करना बातों को। मैंने क्या बोला था? रैंडमाइज्ड बिहेवियर में एक्सेलरेशन पोर्शन मिसिंग बोला मैंने ये नहीं बोला कि स्पीड कम है। बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन पोर्शन मिसिंग बोला। एक्सेलरेशन वहां पे नहीं होने के बावजूद, क्योंकि फील्ड तो है नहीं, तो एक्सेलरेट कौन करेगा? कॉलिजन से तो डायरेक्शन चेंज हो रहे, हल्की फुल्की इंपल्सेस बने रहे, लेकिन अब एक्सेलरेशन आ गई। लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है मतलब, लोहे का लोहा काटने का मतलब है कि हमें ना इन इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करें? उनकी स्पीड तो बहुत हाई है, 10/6 मीटर पर सेकंड, इससे तो काम नहीं चल सकता, इससे कंट्रोल नहीं आ सकता। हमें उनकी स्पीड को ड्रास्टिकली कम करना है। कैसे करें? तो अगर हम उनको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे, मान लो या स्लो हो जाओ, बिल्कुल नहीं होने वाले, नेचुरल है, कभी नहीं होने वाले। तो हमने कहा पहले ना उनको उन्हीं के नेचुरल तरीके से तोड़ो। कैसे? हमने ना फील्ड लगा दी, तो फील्ड लगाने से एक्सेलरेशन, फोर्स आ गई। उनको लगेगा हमारी स्पीड और बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं, लेगी नहीं बढ़ेगी। तो हमने क्या करा, क्या दिमाग लगाया? हमने क्या करा? फील्ड अप्लाई कर दी। सो जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई करी, सो एज वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स डेवलप हो जाएगी। फोर्स क्या होती है? Q इंटू ई, दैट इज E इंटू कैपिटल ई, ये बन जाएगी फोर्स। मैग्नीट्यूड में वेक्टर में लिखोगे तो ये आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू m इंटू ए, ये बन जाएगी। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन आ गई, सो एक्चुअली में रिटार्डेशन आ गई। ये ऐसे मत सोचो, है ना? एक्सेलरेशन आ गई, दैट इज माइनस ऑफ E/m, ये मिल गई, एक्सेलरेटेड मोशन मिल गया, है ना? तो हम ना माइनस माइनस साइन छोड़ दो, माइनस माइनस साइन छोड़ दो, क्योंकि मैंने दिखाया है आपको ना ऐसे, है ना? ऐसे दिखाया है कि मतलब ये ऐसे भी जा सकता था, इधर भी जा सकता है ना? लेकिन इवेंचुअली उधर चलो, इवेंचुअली डिस्प्लेसमेंट में देखोगे तो वेक्टर फॉर्म समझ में आता है, डिस्टेंस में देखोगे तो फिर वेक्टर फॉर्म का कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? तो हम सीधी सारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक्सेलरेशन मिली तो उससे तो स्पीड बढ़ जानी चाहिए सर। लेकिन हुआ क्या? सुनो, हुआ क्या? हुआ ये कि उनकी कॉलिजन फ्रीक्वेंट हो गई, एनर्जी मिल गई, तेजी तेजी से भागने लगे, ज्यादा टकराने लगे। They had a frequent collisions, and since they had frequent collisions, तो उनकी एनर्जी का लॉस होने लगा। क्या होने लगा? एनर्जी का लॉस होने लगा, और इतनी एनर्जी लॉस हो गई कि फाइनली उनकी स्पीड गिर के बहुत कम हो गई। इसको वेक्टर्स में सोचोगे, सो दैट इज सिंपल कि रिटार्डेशन मिल गई जिससे वेलोसिटी कम हो गई। समझ आ रही है? और स्केलर से सोचना है तो मैंने इस मुद्दा समझा दिया कि एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ी, लेकिन कॉलिजन फ्रीक्वेंट हो गए। कॉलिजन फ्रीक्वेंट होने की वजह से मैसिव पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करने की वजह से एनर्जी का लॉस होने लगा, और ज्यादा एनर्जी का लॉस होने लगा बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट कॉलिजन, जिसकी वजह से हालांकि हम बोल रहे थे कि एक्सेलरेट करा, लेकिन इवेंचुअली उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, और फिर वो हमारे कंट्रोल में आ गई। सर कितनी हो गई? सर पहले 10/6 थी, अब कितनी हो गई? 10/4 हो गई, 100 हो गई, कितनी हो गई? हमने कहा बहुत गिर गई। सर कितनी गिर गई? अगर मैं कॉपर का एग्जांपल लूं, so this order of the drift speed is around 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। सुना आपने? 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर इफेक्ट में इट वाज 10⁻+6, और अब 10⁻⁻4। कैन यू फील द चेंज? कैन यू फील द चेंज? ये चेंज कैसे हो सकता है और कितने समय में वो भी इंपॉर्टेंट है। जब आपने बैटरी को स्विच ऑन करा तो कितने समय में इलेक्ट्रिक फील्ड आई? सो डू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, सो दैट इवेंट रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम, है ना? मतलब बहुत ही कम टाइम, नैनो सेकंड्स के आसपास का टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपेगेट करने का। उतनी देर में सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये फील्ड मिल गई, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगी जहां जहां थे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, एक आधे तो नहीं थे, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा है, तो जहां जहां थे, कितनी थी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में? याद है? दैट वाज 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो जहां जहां कंडक्टर में जहां जहां इलेक्ट्रॉन थे सभी को एक साथ मिल गई। ऐसा मत सोचना कि जो बैटरी के नजदीक होगा उसको मिली, सबको मिल गई।
बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो उतने कम समय में सभी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगी, सभी के ऊपर, तो सारे सीधे होने लगे, मतलब सारे डिस्प्लेस होने लगे। सीधे का मतलब डिस्प्लेस, आपके लिए वेक्टर का मतलब स्ट्रेट हो जाता है। एक्चुअली में बात अभी भी स्ट्रेट नहीं है, ये सब है ऊबड़ खाबड़ है, जिगजैग मोशन अभी भी है, लेकिन इवेंचुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो सर सीधा बता दो डिस्प्लेसमेंट, ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपको फील होना चाहिए कि ये कॉलिजन्स हो रही हैं, क्योंकि ये कॉलिजन्स आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगी फॉर द रेजिस्टेंस। अगर ये बिल्कुल स्मूथली सीधा निकल जाता, मतलब जो मीडियम है, जो लैटिस है, उसने कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करी, तो आप बोलते हैं रेजिस्टेंस इन दिस कंडक्टर इज जीरो, जो कि नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड्स। हाँ, कुछ अलग किस्म के कंडक्टर्स हम पढ़ेंगे, जिनको अगले सेशन में सुपर कंडक्टर्स बोलेंगे, उसमें शायद पॉसिबल है। वैरायटी ऑफ कंडक्टर जो हम पढ़ते हैं क्लास में, मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड ऑल, इनमें नहीं पॉसिबल है भाई। और वो भी रूम टेम्परेचर में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जहां पे हम डिवाइसेस को यूज करते हैं वहां पे रेजिस्टेंस होती है, मतलब कॉलिजन्स होती हैं। तो जब कॉलिजन्स हो रही हैं, सो फील इट दैट देयर इज सपोज्ड टू बी द रेजिस्टेंस, सो यू कैन डिक्रीज इट। आप डिक्रीज कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, लेकिन रहेगी हमेशा। कंट्रोल करा कंपैरेटिवली जिगजैग मोशन का, इसको देखो यही हो रहा है। पर एक डिस्टिंक्ट फीचर है जो कि इस डायग्राम में गलत, जो कि इसमें गलत है, जो कि इसमें सही है। इसमें क्या सही है, इसमें सही क्या है? क्योंकि आपको 90% डायग्राम ऐसे बने, आप खुद भी ऐसे बना लेंगे। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो पाथ है ये कर्व्ड है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ बिल्कुल नहीं। These paths are not straight line anymore. जब तक फील्ड एब्सेंट थी तो पाथ आपके स्ट्रेट लाइन थे। सर अब क्यों नहीं है? तो मैंने मेन मुद्दा समझा दिया। अब एक्सेलरेटेड, अब क्या है? एक्सेलरेटेड है। अच्छा, तो फिर एक्सेलरेटेड है तो अरे भाई, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि बैटरी यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट कर रही है। बाकी क्या है? ENM स्पेसिफिक चार्ज, वो तो सर कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक, याद है प्रॉपर्टी? अगर चार्ज मोशन में भी आएगा तो भी उसकी वैल्यू ऑफ द चार्ज नहीं बदलेगी, तो E सेम रहेगा। और मास रिलेटिविस्टिक है, लेकिन कब है? जब उसकी वैल्यू 0.01 c से ज्यादा होती है स्पीड की, तो वो तो नहीं है, लास्ट सेशन में चेक करा। चांस था कि 10⁻⁶ के ऊपर चली जाती, तो हम घबरा गए, हमने स्पीड को कम कर दी, 10⁻⁻�4 कर दी। तो अब वो रिलेटिविस्टिक बिल्कुल नहीं रही, उस स्पीड में गई नहीं। इसका मतलब E/m आपका कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगे। तो सिंस द एक्सेलरेशन ओवर हियर इज सपोज्ड टू बी यूनिफॉर्म, तो आप इक्वेशंस ऑफ द मोशन को यूज कर सकते हो। तो इफ यू यूज द सेकंड इक्वेशन, L will be equal to U into tau plus half into A into tau square। तो ये जो L है, it will be पैराबोलिक, अगर आप उसको प्लॉट करें, और एक्सेलरेटेड मोशन हमें वैसे भी पता है पैराबोलिक रहता है। So these parts in between the collisions are now parabolic. पहले कैसे थे? स्ट्रेट। They have changed in character. समझ आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। Right now these parts are curved, they are parabolic. चलो जी, डन है, बात समझ में आ गई है। कर्व्ड पार्ट्स हो रहे हैं, पहले कैसे थे? स्ट्रेट लाइन थे। फर्क हो गया, दो फर्क आ गए। नेट डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है, देयर इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकंड द पाथ हैज बिकम पैराबोलिक। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे जीवन में आ गई है, और एक आइडिया दिमाग में आ गया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंपल्स। फील कराओ इलेक्ट्रिक इंपल्स को, सुनना, देखना, फील कराओ इलेक्ट्रिकल इंपल्स की कहानी। ये आपकी वायर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। They were in the random motion at a particular instant जब आपने इसकी पिक्चर, ठीक है ना? और अभी क्या हो रहा था? सर्किट में स्विच ऑन नहीं है इस तरीके से, सो फील्ड इज एब्सेंट, तो अपनी मर्जी से दे देगी।
सबकी अपनी मर्जी चल रही थी। फिर हमने करा तमाशा, हमने क्या करा, स्विच को ऑन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से होती है, तो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई इस डायरेक्शन में। दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द हाई पोटेंशियल एंड टू द लो पोटेंशियल एंड। तो ये वाला एंड हाई पोटेंशियल है, तो ये भी हाई पोटेंशियल है, और ये आपका लो पोटेंशियल है। फीड हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हुआ, क्या हुआ, हमें नहीं पता ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कौन सा। वैसे देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ये वाला, सर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, सर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, सर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था। सर अभी भी ऐसे ही होगा, मुझे नहीं पता। सर क्या पता है, फिर वो बता दो आपको, जो पता है वो बताओ, जो नहीं पता वो तो नहीं बताओगे। तो मेरे को ये पता है कि इस पे फोर्स इधर लग जाएगी, 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 तो इंस्टेंटली सब पे फोर्स सेम डायरेक्शन में लग जाएगी। तो भाई फिर फोर्सेबली इस वेक्टर को फाइनली इधर ही टर्न करना पड़ेगा, इसको भी फाइनली इधर ही टर्न करना पड़ेगा, इसको भी फाइनली इधर ही टर्न करना पड़ेगा टुवर्ड्स दैट फोर्स, तभी तो उसको फोर्स बोल रहे हैं। समझ आ रही है? लेकिन तुरंत नहीं होना, तुरंत बिल्कुल नहीं होना, मतलब वो रेजिस्टेंस शो करेगा ना, उसके नेचुरल टेंडेंसी है, तो तुरंत बिल्कुल नहीं होने वाला। इट इज गोइंग टू रिक्वायर सम टाइम टू, सीधा होने में समय लगेगा, है ना, शैतान है, सीधा होने में समय लगने वाला है ना, लेकिन इवेंचुअली हो जाएगा। जैसा कंडक्टर होगा, कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा, बिहेवियर अलग आएगा। उस इंटरनल बिहेवियर को रेजिस्टिविटी बोलेंगे, बाहर से आप उसको जज आउट करोगे, उसको रेजिस्टेंस बोल दोगे, ठीक है ना। तो ये बिहेवियर क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द कॉलिजंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड। तो मैंने फील करा दिया, इस आइडिया को इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोला जाता है, इस आइडिया को इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोला जाता है। कम समय में सब पे फोर्स लग गई, इंपल्स आ गया। दिस आइडिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंपल्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्स। सोए हुए को जगाना, इंपल्स हम क्या समझते थे, किकिंग ऑफ द फुटबॉल, क्या करा हमने, बॉल सोई हुई थी, किक मारी, मोशन में आ गई, अरे तो ये सर मोशन में नहीं थे, बिल्कुल वर्चुअली रेस्ट पे थे, बोला था मैंने। आपको लग रहा है मोशन में, बिल्कुल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख रहा है मोशन में, बिल्कुल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रही, तुम्हारी रही, तो वर्चुअल रेस्ट पे थे, तो सोए हुए थे, हमने जगा दिया। अब अलाइन तरीके से मूव करेंगे, मतलब हम क्या चाहते हैं, सुंदर डायग्राम, हम चाहते हैं सुंदर डायग्राम, हम चाहते हैं कि भाई ऐसा हो जैसे पानी की स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, पर होती थोड़ी है, वो तो एज्यूम्ड है ना कि भाई स्ट्रीमलाइन बनेगा, लैमिनार बनेगा, होता ना टर्बुलेंट ही है ना, होता ना टर्बुलेंट ही है, पर होता आइडियल फ्लो बोल देते हैं। तो हम चाहते हैं भाई ऐसा है, सारे सीधे हो जाए और सारे ऐसे चलने लगे, पर ये तो ड्रीम है, जैसे ड्रीम, ये ड्रीम है, पर ये ड्रीम को ओम्स लॉ बोलते हैं इसे ड्रीम को बोलते हैं, मतलब ड्रीम बन जाए हमारी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाए, है ना, ऐसा कंडक्टर बन जाए, ड्रीम, आइडियल बिहेवियर, ऐसा हो जाए, होता नहीं है। तो एक्चुअली में मोशन होता कैसे, मतलब मेरे को एक जो और आइडिया आया आपको बात समझाने का, कि ना यहाँ पे ना मैं बहुत सारे क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, देखना ध्यान से, क्योंकि कहानी में क्रॉस सेक्शन भी था, ये आपके क्रॉस सेक्शन है। फ्रॉग देखा, फ्रॉग से देखा है कैसे करता, हॉप करता, हॉप हॉप, फील्ड की तरफ लग रहे इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे आल्सो हॉप। भाई दूर की छलांग कौन मारे, क्योंकि स्पीड तो कम हो गई, दूर की छलांग तो मार नहीं सकता ना, तो क्या करेगा, धीरे धीरे हौले हौले जंप लेगा। तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे 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 आ गया, ऐसे आ गया, दिस इज हाउ इट टेक्स अ हॉप मोशन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन हॉप मोशन। बात कैसे दिख रहा है आपको, पैराबोलिक है ना, आते नहीं पैराबोलिक क्वेश्चन, फ्रॉग इज जंपिंग, हॉपिंग, सो हॉप मोशन। तो बात ये क्लियर, ये क्लियर, ये देखो आपको समझ में आ रही है बात कि एक्चुअली ऐसे होता है। तो देयर आर एटॉमिक कॉलिजन, ये समझाने का मतलब क्या, देयर आर सपोज्ड टू बी एटॉमिक कॉलिजन टेकिंग प्लेस, हो रहे हैं, लेकिन अपने को क्या मजा आना है, अपने को मजा आना है सर ये बना दो, सर ये बना दो, सर ये बना दो, डिस्प्लेसमेंट, हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गया सीधे, ऐसा होता नहीं है, होता एक्चुअली ऐसे ही है, और भी भयंकर होता है, जैसे पहले डायग्राम बनाया था, ऐसे 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 होके जाते है ना। तो ये एज्यूम्ड बिहेवियर है, ये आपका एक्चुअल बिहेवियर है, और ऐसा एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे, ये बहुत सारे। तो आपको वायर मोटी बनानी पड़ेगी, अगर आपने वायर पतली बनाई
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सीधे होके मूव करेंगे वो कम होंगे, और अगर आप वायर मोटी बनाओगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इकट्ठे एक डायरेक्शन में मूव करेंगे एट अ क्रॉस सेक्शन वो आपको ज्यादा मिलेंगे। अंडरस्टूड? ऐसे छोटा सा क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो सर इतने इलेक्ट्रॉन्स मान लो मिले, बड़ा क्रॉस सेक्शन बनाया तो सर इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया मूव करते हुए दिखेंगे। क्या बोला? पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए मोमेंटम में दिखेंगे। उस वजह से हम समझ जाएंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सर ज्यादा होगा। इसमें मैग्नीट्यूड कम आएगा सर, इसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। वेलोसिटी आ चुकी है, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं। एरिया डिफरेंट है, अमाउंट ऑफ करंट डिफरेंट हो। ड्रिफ्ट दोनों में आ चुकी है, और ड्रिफ्ट किसकी वजह से आई है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब हमें उसके रिलेशन को डिराइव करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी डेरिवेशन की। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। Noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट? सो बात समझ में आ रही है? मैंने स्केलर वेक्टर दोनों बातें समझाई है, क्योंकि खाली वेक्टर से समझने पे फीलिंग नहीं आएगी, रेजिस्टेंस की फीलिंग नहीं आएगी, एटॉमिक कॉलिजंस की फीलिंग नहीं आएगी, और उसकी वजह से काफी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में हम गलती कर सकते हैं, जो कि अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्रिस्टल क्लैरिटी से एक एक बात समझ में आ रही है। तो सर अब क्या करें? अब बेटा डेरिवेशन करते हैं। तो लेट्स टेक द डेरिवेशन फॉर द ड्रिफ्ट मोशन। ठीक है ना? कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रिलैक्सेशन टाइम, इसको लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि टर्म आप पहली बार पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ऐसी टर्म आपने थर्मोडायनामिक्स में सुनी हुई है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस में सुनी हुई है, क्योंकि वहां पे भी ऐसा ही रैंडम मोशन होता था, वहां पे भी ऐसा रैंडम मोशन होता था, ऐसा खतरनाक रैंडम मोशन, है ना? सो इज अ टाइम इंटरवल between the two successive collisions of the electrons in a conductor when the current flows। तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम रैंडम मोशन में अभी हम डिस्क्राइब नहीं करना चाहते। हमारा रिलैक्सेशन टाइम एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, समझ में आ रही है? जैसे डिफाइंड फॉर योर एक्सेलरेटेड मोशन, आप किताबों में देख लेना, आपको ये फीचर मिसिंग सा मिलेगा, लेकिन आपको ये वाली डेफिनेशन मिलेगी, पर इससे इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे जब तक कि लोअर डेफिनेशन जो मैंने लिख के दिया आपको ये नहीं आएगी आपके जीवन में। तो ये उसकी एक्चुअल बिहेवियर है। दैट इज एवरेज टाइम फॉर व्हिच एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट। समझ में आ रही है? फील्ड लगाने से वो एक्सेलरेट कर रहा है, तब आप उसका टाइम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम वन कॉलिजन टू अनदर, तब उस टाइम को आप क्या बोल रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू कॉलिजन्स ड्यूरिंग द एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ में आ रही है? इसमें वो लैंग्वेज मिसिंग है, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट फुलफिल्ड नहीं है, और ये फुलफिल्ड स्टेटमेंट। समझ आ रही है बात? आगे सुनना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत सारी है, और हमने समझा कि एक इंस्टेंट पे सभी इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स मिलती है, सभी को, जिसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलते हैं, है ना? सभी को फोर्स मिलती है एक साथ, व्हिच एक्सप्लेन्स कि आप सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम एक अकेले इलेक्ट्रॉन का नहीं देखना है, आपको सबका एक साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि सारों से मिलके करंट का फ्लक्स बनेगा। और इस वजह से we define this as the mean relaxation time, that is for all such a number and density of the electrons, and that's the definition for it। तो clear है? एसेंशियली इसमें क्वेश्चन आता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइड है, एक्सेलरेटेड बिहेवियर में इसको देखना पड़ता है। चलो अब करते हैं भाई इसकी डेरिवेशन। अब इसका डेरिवेशन करने का हमारा समय आया, सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन फॉर दिस आइडिया। सो लेट्स बिगिन। सो बिगिनिंग द आइडिया बहुत सिंपल है कि हम इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। ये जो टाइम है इसको हम रिलैक्सेशन टाइम का नाम देंगे, और क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि a के साथ लगा हुआ है। वही बात मैंने आपको अभी समझाई है कि ये रिलैक्सेशन टाइम कब देखते हैं? जब वो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, नहीं तो नहीं देखते। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये एक्सेलरेशन कहां से आएगी? सर फोर्स से आएगी। फोर्स कितनी थी? माइनस ई इंटू ई इज इक्वल टू व्हाट? न्यूटन सेकेंड लॉ। वहां से क्या मिली? एक्सेलरेशन कितनी? माइनस ई कैपिटल ई बाय एम। ई बाय एम को स्पेसिफिक चार्ज भी लिख सकते हैं, अभी ऐसे ही छोड़ रहे हैं, और ये यूनिफॉर्म है। अंडरस्टूड है? तभी इक्वेशन अप्लाइड। वेरी गुड।
एक्सेलेंट। u क्या है? इनिशियल स्पीड। फिर क्या हुआ? एक्सेलरेशन आ गई। फिर क्या हुआ? उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। अच्छा, मतलब पहले एक्सेलरेशन नहीं थी तो स्पीड कितनी थी? u। सुना? पहले एक्सेलरेशन नहीं थी तो स्पीड कितनी थी? u। फिर एक्सेलरेशन आ गई तो फिर उसकी स्पीड कितनी होगी? v। कितने समय में? टाउ में, उतने टाइम में। उसको क्या बोल रहे हैं? रिलैक्सेशन। तो एक एक वेलोसिटी लिख लेते हैं v1 एज इक्वल टू u1, क्योंकि सभी के लिए लिखना, पर सभी के लिए एक्सेलरेशन सेम, सभी की इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं है, तो रैंडम मोशन में, और स्पीड का ऑर्डर 10/6 मीटर पर सेकंड है, पर भाई वो 2.1 into 10/6 भी हो सकती है, 2.5 into 10/6 भी हो सकती है, 3.5 into 10/6 भी हो सकती है, तो वैल्यू में फर्क हो सकती है। और डायरेक्शन भी तो हमने u1 लिया, अलग लिया एक के लिए। टाइम उसको फाइनल वेलोसिटी गेन करने में डिफरेंट लग सकता है, tau1 लिख दी। सेकंड के लिए v2 एज इक्वल टू, उसकी रैंडम वेलोसिटी डिफरेंट है पर एक्सेलरेशन सभी की सेम, ये समझाया मैंने, सभी की एक्सेलरेशन सेम है, इतनी है, और सभी को सेम इंस्टेंट पे मिल रही होती है, पर फाइनल वेलोसिटी आने में डिफरेंट समय। रीजन बिकॉज ऑफ u2। फाइनल का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि अलाइन हो, तो कोई ऐसे जा रहा था उसको यहां तक आने में हो सकता है डिफरेंट टाइम लगे, कोई ऐसे जा रहा था उसको इधर अलाइन होने में हो सकता है डिफरेंट टाइम लगे। So there is a different time after the acceleration has been generated, right? So वो different time हम सबका अलग अलग ले रहे हैं, इसका tau2 ले लिया, ऐसे सभी के लिए चेक करो, तो vn आ गया, that is equal to un and plus a tau1, ये आ गया। अब क्या करें सर? सभी को ऐड कर लो, सभी को ऐड कर लो। So let's add all of them. So let's add all of them. So we get v1 plus v2 till vn as equal to u1 plus u2 and till un plus, sir, that is tau1 plus tau2 till tau1। सर ये क्या मजाक है? कोई मजाक नहीं है, मतलब हमने सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब क्या करें? लेट्स डिवाइड दिस बाय n, नंबर से है ना, कैपिटल n से डिवाइड कर लेते हैं ऑल ऑफ, वी डिवाइड दिस बाय n, मतलब कितनों के लिए हमने इसको कंसीडर करा, सो वी डिवाइड दिस बाय n, राइट। ये एक्सप्रेशन अब सही लग रहा है। ये क्या बन गया सर? दिस इज लुकिंग एज एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वाली सर? इनिशियल एवरेज का मतलब जो सर टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में थी, जो सर टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में थी, एंड प्लस सर ये हो गया आपका मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या बन गया ये? मीन रिलैक्सेशन टाइम, टाउ बार, इसको मैं क्या बोल रहा हूं सर? दिस टर्म इज मेंशन्ड एज मीन रिलैक्सेशन टाइम। उसकी डेफिनेशन सर पहले बता चुके, दैट्स अ मीन रिलैक्सेशन टाइम, राइट। ये क्या है? दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ द न्यू स्पीड आफ्टर एक्सेलरेशन। जब वो सीधे हो जाते हैं तो क्या करते हैं? ड्रिफ्ट करते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इज फॉर व्हाट? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसके लिए? दैट इज फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसकी वजह से सर? ए की वजह से। सो ए फीड ऑन करते हैं, that is a, so that is a into tau. So that's our expression of the change due to the field. अगर field 0 तो acceleration 0, तो ये वाली term 0, तो वो बंदा वैसे ही रहेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे, बंदे बनना ही नहीं होगा, पहले जैसे रहेंगे, रैंडम थर्मल मोशन में ही रहेंगे, है ना। तो उनकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 ही आएगी, लेकिन अब एक्सेलरेशन आ गई जिसकी वजह से उनकी रैंडम थर्मल वेलोसिटी बदल गई। कितने समय में? इतने मीन टाइम में बदल के कितनी हो गई? vd हो गई। So vd over there is supposed to be defined as what? The drift velocity, and it's extremely slow. मैंने ऑर्डर बता दिया था, the order of this for the copper for example मैंने बता दिया था 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आती है। एक ना ऐड आता था, मतलब हैवल्स का शायद ऐड है, कि उसके अंदर दिखाते हैं कि बंदा ना ऐसे सोया पड़ा, फिर एक मुक्का आता है ऐसे ग्लव्स के साथ में और उसको ऐसे हिट करता था, फिर एकदम से जाग जाता, मतलब एनिमेशन दिखाते एकदम से जाग गया। सोए हुए को जगाना, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जब स्विच को ऑन करते हैं ना, आप पता नहीं अब क्या करते हैं बेचारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उनके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को एक मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ह्यूज इंपल्स लगती है, ह्यूज इंपल्स। कितनी सोच सकते हो? कितना चेंज है, समझ में आ रही है? 10⁻⁶ से 10⁻⁴,
यहां से यहां ले आए उनको, 10 पावर 6 से 10 पावर -4, 10 पावर 10 का चेंज है, 10 पावर 10 का चेंज, 10 पावर 6 से 10 पावर -4, बैटरी का कमाल इंस्टेंटली हो जाता है, इंस्टेंटली, हेंस इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो कई बार क्या होता है ना कि मैंने स्विच को ऑन करके सर्ज ऑफ करंट आ जाता है, सर्ज ऑफ करंट, तो कुछ अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं क्योंकि सर्ज होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो जो ऐड आता है ना, हम उसका यही बताने के लिए कि पता नहीं वी गार्ड का है किसका भी है, कि आप क्या लगाएं, स्टेबलाइजर लगा लें, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सर्ज ऑफ करंट रुक जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बचाने का तरीका। चलो अभी अपने बात समझ में आ रही है, सारी बात समझ में आ रही है। एक्स्ट्रा क्या समझ में आया कि यू एवरेज 0 है, क्यों, बिकॉज दिस इज एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी। व्हाट इज इट, एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी 0 है, तो इसको 0 प्लेस करो, so we get expression for a VD that's equal to A into tau। सर A को पहले फिट कर देते हैं, नो आई डोंट वांट टू, क्यों, क्योंकि मैं इस आर्टिकल को उठा के सेमीकंडक्टर्स में भी लेके जा सकता हूं, मैं इस आर्टिकल को उठा के सेमीकंडक्टर में भी लेके जा सकता हूं, तब मैं पॉजिटिव आयंस का भी डिस्कशन कर सकता हूं, सुनिएगा बात को ध्यान से, मैं पॉजिटिव आयंस का भी डिस्कशन कर सकता हूं। इसका मतलब तब ये जो फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू Q into E, दिस इज इक्वल टू M into A, मतलब अगर मैं पॉजिटिव आयन की बात करूं प्लस E की बात कर लूं, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, प्लस E कैपिटल E अपॉन M, ऐसे आ जाए, समझ आ रही है। तो मैंने ये रखा, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसको, मतलब इसको मैं Q रख रहा हूं, इसको मैं Q रख रहा हूं, तो इसका मतलब ये जो VD है टेक्निकली इट शुड बी Q E by M into tau, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो अगर वो चार्ज पॉजिटिव हुआ, सुनिएगा, अगर वो चार्ज पॉजिटिव हुआ, इट इज गोइंग टू ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अरे यार सर इस बात समझ में आई। सो इफ Q इज पॉजिटिव, इट ड्रिफ्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फ्यूचर का स्कोप भी तो छोड़ना है ना, बाद में थोड़ी ना दोबारा से कॉन्सेप्ट बनेंगे, क्योंकि हम जिस एरा में जी रहे हैं वहां कंडक्टर्स का रोल सारा नहीं है। वी आर लिविंग इन अ सेमीकंडक्टर वर्ल्ड, और सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था कल, आपके चार्ज कैरियर्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, एंड होल्स आर नथिंग बट द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एज्यूम्ड। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी आएंगे, और जब आएंगे तो उनकी थ्योरी भी पहले से बनी हुई होनी चाहिए, दोबारा नहीं बनेगी। तो चार्ज पॉजिटिव इट विल ड्रिफ्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर नेगेटिव हो गया भाई तो बन ही गया, दैट इज माइनस E कैपिटल E by M into tau। तो माइनस ने क्या समझाया, दैट द नेगेटिव चार्ज, अगर Q आपका नेगेटिव है जैसे इलेक्ट्रॉन है, मतलब Q नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, ड्रिफ्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो सर जो बात हमें पहले से पता थी उसका एक्सप्रेशन आ चुका है, जो उसकी स्पीड कितनी होगी आ चुकी है। इज इट कांस्टेंट स्पीड, थिंक एंड आंसर, यस इट इज। सो डिस्पाइट एक्सेलरेटेड मोशन, सुनिएगा बात को, बिल्कुल एनालॉगस है टुवर्ड्स अ स्ट्रीमलाइन मोशन, है ना। डिस्पाइट द एक्सेलरेशन द स्पीड एक्वायर्ड इज कांस्टेंट। तो फाइनल जो वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, because all these terms in the expression is a constant। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या बोला, 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो बीच में क्या कथा कहानी हुई वो हमें समझ में आ गई, एक फील्ड से पहले अप्लाई करने से पहले की कहानी यू एवरेज, और सब कुछ सेटल होने के बाद बीच में बहुत मेहम हुआ, है ना, कॉलिजन्स ये वो फलाना ढिगाना सारी बातें समझी हमने, बहुत मेहम हुआ, लेकिन फाइनली सेटलमेंट हो गई, और फाइनली स्पीड क्या होगी, स्लो एंड कांस्टेंट। वो स्लो एंड कांस्टेंट स्पीड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एज अ ड्रिफ्ट स्पीड। और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जैसे हमने कन्वेंशनल और कंडक्शन करंट दोनों बताए, ये भी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए बताया, क्योंकि एमीटर इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव। एक्चुअलिटी में it is because of electrons, but our devices are calibrated according to positive side। तो दोनों बातें पता रहनी चाहिए। You can take the screenshot for this।
So we have got expression for VD. ले लिया स्क्रीनशॉट, नोट कर लिया? पिछली स्लाइड का कर दो, दोबारा बोलो। पिछली स्लाइड दिखा दो। वहां जा रहा हूँ, ये नोट कर लिया? हाँ जी। Yes, sir. ओके, सो VD का एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है। हमें ये रिमेम्बर मतलब करना पड़ेगा, नहीं तो डेरिवेशन तो कौन करेगा, और ज्यादा मुश्किल है नहीं। V इक्वल टू 80, खत्म। A की वैल्यू डालनी, खत्म। V इक्वल टू 80 याद कर लो, उसमें तो कोई मुश्किल है नहीं। V इक्वल टू 80, A तो पता ही चल जाएगा, QE by M से। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एक्सप्रेशन टू बी मेमोराइजिंग। एंड मीन रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेटेड मोशन से आती है। ये की पॉइंट है समझाने वाला, समझा दिया, समय लगा के समझाया, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपके सॉलिडिफाई करने थे, कर दिए मैंने, आपके फाउंडेशन बना दिया यहाँ पे। अभी आपको जरूर लग रहा होगा कि सर देखो थोड़ा स्लो गया ये मामला, लेकिन नंबरों वाला गया, नंबरों वाला मामला गया है। यू विल गेट नंबर्स बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी में जा रहे हैं। चलो विद दिस लेट्स मूव ऑन। और एक ड्रिफ्ट मोशन का मतलब क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो साथ में लिख सकते हैं डेफिनेशन इसकी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ स्लो constant velocity with which the electrons move towards the positive terminal of the battery in the influence of electric field, that is applied electric field. Right, this is known as a definition of the drift velocity. It's a slow constant speed with which the electrons, मतलब हम तो एक की बात कर लें, सभी के लिए सेम एप्लीकेबल है, moves towards the terminal of the battery. कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव, अंडरस्टूड है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, है ना? इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये है, तो अपने दिमाग में फीड ऑन कर लेना। जहां भी जिंदगी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में होगी, वहां पे वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट पड़ेगा। जैसे आपके दिमाग में फीडेड है ना कि जहां पे विस्कोसिटी आएगी तो मैं वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी की तरह ट्रीट करूंगा, है ना कहीं ना कहीं। वैसे ही जीवन में, क्योंकि चैप्टर अभी आपका काफी लंबे समय तक चलने वाले हैं, है ना, मतलब ये सारे ऑल्टरनेटिव करंट, तो जब भी जीवन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दिखे, तुरंत आपका दिमाग लिखना चाहिए कि इसमें ड्रिफ्ट होगा। क्या होगा? ड्रिफ्ट मोशन होगा। चलो अंडरस्टूड है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला गैदर कर लिया हमने इलेक्ट्रॉन के लिए as -80, that is E capital E upon M and into tau, and each one of the term is understood, and so it's time to move on. आगे move on करते हैं। Mobility, a very important term, mobility. मैंने भी आपके साथ एक जिक्र किया in the semiconductor side. सेमीकंडक्टर्स में मैंने आपको बोला कि जो चार्ज कैरियर्स है, कल भी बताया था, सेमीकंडक्टर्स में जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। वन आर सपोज टू बी द होल्स एंड द सेकेंड आर सपोज टू बी आवर फेवरेट इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में सिंप्लीफाइड है कि भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो। अब आगे सुनो, तो जो चार्ज है ना, इस पे अगर मान लो कि माइनस ही है ना, तो इस पे प्लस ही हो चार्ज, क्या हो गया? प्लस ही हो। तो मतलब इट्स आल्सो नोन एज अ सीट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चार्ज, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट। अब वो क्या डिफरेंस है एक्सप्लेन करते हैं इस टर्म से, जिसको बोलते हैं मोबिलिटी। चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, पुरानी बातें हैं। चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी होती है, उसका एक्सप्रेशन होता है, वो नई बात है। सो द मोबिलिटी, हम इसको म्यू से डिनोट कर लेते हैं, म्यू सिंबल्स, दैट इज सिंबल फॉर टेकिंग द मोबिलिटी। सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। देखो अभी मैंने क्या समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या आती है? ड्रिफ्ट स्पीड आती है ना। सो मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड per unit electric field applied, right? That's the drift speed obtained per unit electric field applied. This is basically the mobility of any charge carrier. Charge carrier मतलब मोशन में होगा ही, और मोशन मतलब ड्रिफ्ट, मोशन मतलब रैंडम नहीं, मोशन का मतलब ड्रिफ्ट होता है। अंडरस्टूड है, क्लियर, क्लैरिफाइड है।
आगे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी देखनी, मतलब किसी भी चार्ज की देखनी है, तो क्या करूं? तो मैं वीडी का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करूं। कौन सा वाला? वीडी का कौन सा वाला? वीडी वाज 80। ए कैसे आ रहा था? QE/m एंड इनटू टाउ, ये आ रहा था। सर इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हो, किसके लिए? मैंने कहा जनरल लिख रहा हूं, जनरल लिख रहा हूं। पता नहीं कौन है मेरे पास किस क्वेश्चन में, नहीं पता। इलेक्ट्रॉन का होगा तो लिख लूंगा, Q को -e डाल दूंगा, है ना। तो वैसे भी मैं स्केलर लिख रहा हूं, है ना, स्केलर लिख रहा हूं। तो म्यू कितना हो गया? दैट इज VD आ गया QE/m टाउ एंड अपॉन E। E और E तो कैंसिल हो गया, तो मोबिलिटी का एक्सप्रेशन मिल गया भाई मेरे को। मोबिलिटी का एक्सप्रेशन मिल गया, ये तो है ही है, ये तो है ही। साथ में क्या मिल गया? म्यू बिकम्स Q टाउ अपॉन M, ये मिल गया, ये मिल गया। तो भाई देखो, Q पे भी डिपेंड करेगा, M पे भी करेगा। सर सीधे सीधे बोले स्पेसिफिक चार्ज पे करेगा, करेगा, लेकिन कुछ और बताना ना, सुन लो। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों के लिए Q की वैल्यू सेम है, बाकी प्लस माइनस से डायरेक्शन चेंज होता है। एक इधर ड्रिफ्ट करेगा तो दूसरा ऑपोजिट ड्रिफ्ट करेगा, ठीक, करेक्ट, लेकिन दोनों का चार्ज सेम है। तो Q सेम है पर M सेम नहीं है, M सेम नहीं। सो होल्स हैव अ लार्जर इनर्शिया, होल्स हैव अ लार्जर इनर्शिया, तो उनकी मोबिलिटी कम है। एंड सो ऑलवेज हमारा प्यारा इलेक्ट्रॉन ही जीतता है। So electrons have what? Low inertia, lesser mass, that has higher mobility. So we have learned this from here, that mu is supposed to be 1 upon m, and we know that since the electron mass is very very small, and therefore the mobility of the electrons is very high, and maybe that is the reason that why conductors are conductors, because they have their theory dependent upon the electrons which have such high mobility, and therefore they are true charge carriers। सही है ना, they are true charge carriers, और इसी वजह से जो कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी इतनी स्ट्रांग होती है। माइक्रोस्कोपिक बातें समझ में आ रही है, अंदर अंदरूनी बातें समझ में आ रही है। ये आपका मैसिव आपका लैटिस है, और ये आपके बेचारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कोलाइड होते होते भी फिर भी बेचारे मैनेज करके इधर ऑलमोस्ट जा रहे हैं opposite to the field। They have mobility, my friends, they have drift velocity, and so they have the mobility, और वजह दोनों की कौन है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, right? So beautiful relation, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। drift, so the drift of the holes and electrons are different, valid question, and drift of the mobility of the holes and electrons are different, and the mobility of the holes will be lesser than the electrons। holes की mobility अगर हम लिखेंगे तो this is going to be less than the mobility of the electron, reason specified, because of the inertia behavior, because of the mass behavior, right? So let's move on। काफी सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, काफी सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, you must be giving me the answer, आंसर दे दो इसको, प्लीज गिव द आंसर फॉर दिस। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो कर ही लोगे। Dimensions of the mobility, dimensions बतानी है खाली। Tell the dimensions please। Second option. Which option? Second option. Second option, is it? Please confirm। Yes. Second option, एक ही से निकल पाया। Second, Yes sir, second option। निकल गया होगा। मोबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं? दैट इज सर VD बाई, अरे सर ये तो डिफिकल्ट आएगी सर, वैसे निकालना ना, अभी जैसे आपने बताया Q/m इनटू टाउ, ये इजी है, ये इजी है। इस वाले एक्सप्रेशन से सर आसान हो जाएगा। इस वाले एक्सप्रेशन से अगर आप देख रहे हो तो काफी इजी है, क्योंकि अगर हम अब चेक करें तो चार्ज को कैसे लिखेंगे? करंट इनटू टाइम, सो एम्पियर इनटू टाइम हो गया, और टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ये भी T हो गया, और ये आपका मास है M, सो खत्म हो गया। इसको M ऊपर ले जाओ, सो दैट्स m-1 a t square, ये आपका रिजल्ट आ गया। दैट्स योर आंसर, एंड दैट्स फिटिंग अप एज योर सेकंड ऑप्शन इजीली एंड राइट। सो दैट्स द मोबिलिटी, दैट्स द मोबिलिटी। मतलब बहुत ज्यादा मोबिलिटी के क्वेश्चन नहीं आते, कंडक्टिविटी में यूज ऑन होगा, कंडक्टिविटी में अभी यूज ऑन होगा। मतलब किस तरीके से यूज होगा? आपके VD का नया एक्सप्रेशन मिल गया,
दैट इज म्यू इनटू ई। तो अब इस तरीके से लिखने में कोई फर्क पड़ता है। अगर मोबिलिटी नहीं है, अरे सुनो, मोबिलिटी नहीं है तो ड्रिफ्ट लगाने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का कोई फायदा नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं आने वाली। तो फील्ड लगाने से क्या हर कोई ड्रिफ्ट कर लेगा? नहीं करने वाला, मोबिलिटी होनी चाहिए। सो देयरफॉर द कंडक्टर्स में चार्जेस क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं। सेमी कंडक्टर्स में भी चार्जेस क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं। इंसुलेटर्स में इमोबाइल होते हैं, तो उनकी मोबिलिटी जीरो होती है, इसलिए उसमें ड्रिफ्ट नहीं होता है। सो द ड्रिफ्ट इन द insulators is zero. Reason, the charge over there does not have any mobility. Excellent. आगे बढ़ते हैं। Right now हम एक्चुअली में करंट को डिजाइन करने वाले हैं। सर करंट तो मेजर होता है, डिजाइन भी होता है भाई, डिजाइन होता है। हर चीज का नेचर में एक डिजाइन है। आज हम करंट का डिजाइन पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं? तो हम एक सेक्शन एज्यूम कर रहे हैं कंडक्टर में, दिस इज अ पर्टिकुलर सेक्शन। इस सेक्शन को P लिख लेते हैं, और ये एक और सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, उसको Q लिख लेते हैं। यहां पे बैटरी अप्लाइड है, ठीक, और बैटरी अप्लाइड होने की वजह से क्या हुआ? फील्ड अप्लाइड, दैट इज सपोज्ड टू बी द फील्ड अप्लाइड। तो फील्ड अप्लाई होगी, सो दैट इज सपोज्ड टू बी द फील्ड अप्लाइड। और हम पॉजिटिव चार्ज की थ्योरी ले लेते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा, दिस इज हाउ इट मूव्स। तो ये जो चार्जेस हैं जो पॉजिटिव है वो क्या करेंगे? यहां पे एंटर करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन में एंटर करेंगे, उनका फ्लक्स यहाँ पे एंटर करेगा। तो उस फ्लक्स को बना लेते हैं कि ये सारे चार्जेस यहां से एंटर करें। कितने करें? चेक करें कब एंटर करें, कहानी बनाते हैं। एट t इक्वल टू 0 पे एंटर करें। अब क्योंकि सारे ऑर्गेनाइज है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स किधर ड्रिफ्ट करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक, करेक्ट है। तो ये सारे ड्रिफ्ट करेंगे, सारे ड्रिफ्ट करें, वेक्टर फिनोमेना, वेक्टर स्केचिंग कर रहे हैं। और कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, यहाँ पे एट t इक्वल टू सम टाइम dt, कुछ समय के बाद ये सारे के सारे यहां से एग्जिट कर जाए फ्लक्स की तरीके से, सारे के सारे, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट कर जाएंगे सारे के सारे, और सबकी सेम है, सभी की सेम है। ये हमने सोच के समझ लिया, बना लिया। तो इतने कम समय में, dt सेकेंड्स में, इन्होंने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, बिल्कुल करा होगा। कितना? वो ये वाला डिस्टेंस है। वो कितना डिस्टेंस है? दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड इनटू दैट टाइम। मतलब अगर मैं इसको dx लिखूं तो दैट शुड बी vd इनटू dt। ये डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल करा होगा। तो कहानी क्या है, पहले उसको जॉट डाउन करते हैं। दैट एट t इक्वल टू 0 द चार्ज कैरियर्स एंटर the section P and exit the section Q dt seconds later। तो कहानी को शब्द दे रही है, P पे एंटर करें, dt सेकेंड के बाद एग्जिट हो गए। इसका मतलब क्या? What does it all means? इसका मतलब है for dt seconds all the charge carriers are enclosed in the volume dV। समझ आई बात? सर क्या समझना है? ये कॉन्टिन्यूसली पीछे से भी आ रहा है, मतलब ये देखो, ये वाले अगर यहां पहुंचे तो पीछे से और भी तो आ रहे हैं ना। ये तो प्रोसेशन है, एक तरीके से एक के पीछे एक लाइन लगी हुई है आने की, चार्जेस की, कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, तो और भी तो एंटर करेंगे यहाँ पे, है ना। पीछे से और आ जाएंगे, ये आगे मूव करे, पीछे से और आगे। तो ये जो इमेजिनरी वॉल्यूम है, गॉसियन मान लो, गॉसियन वॉल्यूम, ये जो इमेजिनरी वॉल्यूम क्रिएट हुआ हमारा, ये वाला P और Q के बीच में, इसमें तो काफी सारे चार्ज कैरियर्स होंगे एक साथ, क्योंकि सारे के सारे आगे जा रहे होंगे, बहुत सारे होंगे। तो कितने हैं, हमारी क्यूरियोसिटी बनी कि भाई इतनी सी जगह में कितने हैं, ढूंढो, पता करो। तो हमें टर्म याद आई, नंबर डेंसिटी। क्या टर्म याद आ रही है अपने को? नंबर डेंसिटी। ये लेंथ कितनी है? dx। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एज्यूम कर लेते हैं a। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? दैट बिकम्स इक्वल टू a into dx। पर dx कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट।
तो dx किसके बराबर है, vd into dt. So therefore this dv is equal to a into vd into dt. ये इस वॉल्यूम की बात हो रही है, इस वॉल्यूम की. हम इंट्रोड्यूस करें स्मॉल एन को, नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स. वो कैसे लिखते हैं, dn upon dt. That's number of the charge carriers present in a unit volume. तो हमने पहले तो वो वॉल्यूम डिफाइन कर लिया, अब उसमें कितने चार्ज कैरियर्स है वो डिफाइन कर लेते हैं. तो यहां से जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इस एलिमेंटल वॉल्यूम में है, इस एलिमेंटल वॉल्यूम को dv बोल रहे हैं. दे आर dn, कितने हैं, स्मॉल n इनटू dv. स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स, नंबर डेंसिटी ऑफ cc चार्ज कैरियर्स. करेक्ट. अब dv की वैल्यू प्लेस कर. सो दिस वर्क्स n into a into vd into dt. बनने वाला है करंट, बस बनने ही वाला है. ऑलमोस्ट डन. क्या करें, अब काउंटिंग करो इसकी. इस वॉल्यूम को अलग कर लिया ना आपने, कहीं भी बना सकते हैं इस वॉल्यूम को, कर लिया. इसमें गिनती करो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. कौन सी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज. जैसे गॉस लॉ बताता है, गॉस लॉ ने एक्सप्लेन करा हुआ है, सारे चार्ज ऐड कर लो. कैसे, और ये वो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, q इक्वल टू ne. इसमें कितना चार्ज है enclosed, dq. dq is the charge enclosed inside this Gaussian surface. मान लो इसको, कितना चार्ज इसके अंदर enclosed है. कैसे आएगा, dn, जितने इसमें चार्ज कैरियर्स है कितने हैं, dn. That's the number of the charge carriers in this volume. And into e, that is by quantization, by the quantization of the charge, counting of the charge. इससे हमें dq मिल जाता है. dn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n a vd into dt and into e. अब क्या करें, एमीटर ले आओ, है एमीटर ले आओ. सो लेट्स ब्रिंग एन एमीटर. लगा दो सर्किट में, सर लगा दिया सर्किट में एमीटर. क्या करेगा, करंट नापेगा. कौन सा, I फॉर करंट. कौन सा करंट, इंस्टेंटेनियस. एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट माय फ्रेंड्स, सर dq upon dt. तो बना लिया हमने एमीटर को, नहीं एमीटर तो नहीं बनाया, उसकी रीडिंग बना ली है. व्हाट इज द रीडिंग, dq by dt. व्हाट इज दैट, इंस्टेंटेनियस करंट. बन गई dq and dt. So the dq upon dt from here is working as a n e vd. So therefore the expression of the current is equal to a n e vd. Is supposed to be the expression of the current. और जो हमने कल के सेशन में डिस्कस ऑन करा था, वो सारी बातें यहां पे आ चुकी हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंडेंट टर्म है. पतली वायर, मोटी वायर, 2 मिलीमीटर की वायर, 10 मिलीमीटर की वायर, किसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, 10 मिलीमीटर वाली में. इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. कॉपर में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, एल्यूमिनियम में, कॉपर में. क्यों, नंबर डेंसिटी इन द कॉपर इज मोर. दोनों कंडक्टर हैं तो ई सेम है. ड्रिफ्ट आ गई. तो जिसकी ड्रिफ्ट ज्यादा उसमें करंट ज्यादा है. तो कॉपर की ड्रिफ्ट ज्यादा है. सर ये क्या बात, कॉपर की ड्रिफ्ट ज्यादा, ये कैसे बोल सकते हो. तो भाई उसका अंदरूनी फॉर्मूला, उसका अंदरूनी फॉर्मूला ड्रिफ्ट का, उसके अंदर क्या आएगा, ड्रिफ्ट के फॉर्मूले में सर टाउ आएगा. टाउ क्या आएगा, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम. सो रिलैक्सेशन टाइम is a characteristic term for a given conductor. मतलब कॉपर के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी. क्यों, क्योंकि वो उसके लैटिस स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है. because the tau is coming from the collisions and collisions are dependent upon the lattice behavior. इसका मतलब tau is supposed to be characteristic of a particular conductor. मतलब हर कंडक्टर की डिफरेंट होगी. तो सेम फील्ड अगर आप अप्लाई करोगे डिफरेंट कंडक्टर्स में, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम सबका फर्क होगा, इस वजह से जो ड्रिफ्ट आएगी सबकी फर्क आएगी. तो जिसकी ड्रिफ्ट अच्छी है तो वो यहाँ पे ज्यादा करंट क्रिएट कर ले. मतलब 10⁻⁴ के आसपास है, पर 2 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴ ऐसे वैल्यू हो सकती है ना. So these are the factors on which the current is going to work upon. ये बिल्कुल स्केलर है, सूखा है, पर हमने तो वेक्टर्स पढ़े हैं. नोट कर रहे होगा आप, स्क्रीनशॉट ले रहे होगे जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं.
यहाँ पे ये सूखा है क्योंकि ये स्केलर है, जबकि हमने डायरेक्शन भरपूर पढ़े हैं, इसमें डायरेक्शन का तड़का मारना पड़ेगा, इसमें डायरेक्शंस का तड़का मारना पड़ेगा। और डायरेक्शंस का तड़का मारने से कैसे ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट होके जे में आ जाएगा, इन द करंट डेंसिटी एक्सप्रेशन में आ जाएगा। लिखें, लेट्स राइट फॉर दैट, लेट्स राइट फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द करंट डेंसिटी। करंट का एक्सप्रेशन बना हमारा ए एन ई वी डी स्केलर है, हमने लिखा करंट अपॉन एरिया, क्या लिखा, करंट अपॉन एरिया, दैट्स एन ई वी डी। तुरंत जादू हो गया, तुरंत जादू हो गया और एक्सप्रेशन वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, एंड दैट बिकम्स एन इंटू क्यू इंटू वी डी, ये बन गया। सर क्यू कहां से आ गया, जबरदस्ती, चार्ज, इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका चार्ज डालेंगे, कोई और चार्ज क्वांटिटी हुई तो उसका चार्ज डालेंगे। सो फॉर्मूला क्या बन गया, एन क्यू वी डी। सो दैट्स योर एक्सप्रेशन फॉर योर करंट डेंसिटी। कितना है, एन क्यू वी डी। एन इज अ नंबर डेंसिटी, क्यू इज अ चार्ज on the charge carrier, Vd is a drift speed. What is the drift speed formula? The drift speed formula, so drift speed formula is equal to AT कैसे आता है, that is q e upon m, कैसे आता है, q e upon m into tau, ऐसे आता है, q e upon m into tau। अच्छा जी, ठीक है। तो सर ये Vd उड़ा रही है फिर। So this is from the equation 1 and from the equation 2. From the equation 1 and 2, I can place this expression as equal to as n into q और Vd को substitute कर रहा हूं। I am placing in the value for the Vd here, कैसे? That is q into e upon m into tau, ये बनाना। So what is j coming on as equal to? That is n into q square upon m into tau and into e, ये बन गया है एक्सप्रेशन। सर आप ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिख के दिखा सकते हो, एक्सक्लूसिवली फॉर द कंडक्टर्स, क्योंकि कंडक्टर्स में तो सर इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। सो एक्सक्लूसिव फॉर द कंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख दो, एक बार क्लैरिटी हो जाएगी हमें, मतलब गलती नहीं लगेगी ना फ्यूचर में कभी। सो जे हो जाएगा फिर माइनस एन ई वी डी, है ना, क्योंकि सर पॉजिटिव नेगेटिव में कहीं हम गलती ना कर जाए, तो माइनस एन ई वी डी। और वीडी कैसे आएगी, सर वीडी आएगी माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया कि सर यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस। तो जब आप इसको वीडी को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस माइनस फिर से प्लस होगा, सो फिर से प्लस हो जाएगा, तो आपका जे सर फिर से आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम एंड इनटू दिस ई, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन सर, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। ओके जी, तो क्या हुआ, हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन गया भाई, बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन गया है भाई। तो सर इसको कुछ बोल सकते हैं, पहले तो देखो ये टर्म्स है क्या, सर एन नंबर डेंसिटी, ई एन एम, तो ये तो पता है सर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ, सर दिस इज अ रिलैक्सेशन टाइम। सो सर नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स और रिलैक्सेशन टाइम जो होते हैं, ये एक्चुअली में हर कंडक्टर के लिए डिफरेंट होते हैं। दीज आर नोन एज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटीज। देखें, n and tau are internal characteristic terms। इंट्रिंसिक भी बोल सकते है ना, इसको इंट्रिंसिक भी बोल सकते। अंदर सोचना पड़ेगा, बाहर से नहीं, अंदर अंदर स्ट्रक्चर में जाके इसको ढूंढना पड़ता है, नंबर डेंसिटी कितनी है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स कितने, माइक्रोस्कोपिक आइडिया दोनों। टाउ भी depends upon the frequency of the collisions and n the actual number or density of charge carrier, जो कि भगवान ने दिया, जो भगवान ने दिया, नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। इस टर्म को जो कि आपके ब्रैकेट में लिखी गई है, we redefine this term as sigma, और सिग्मा को इंट्रोड्यूस करते हैं as a electrical conductivity। That's a electrical conductivity of a conductor। ये कंडक्टर की कहानी लिखी मैंने। What is sigma? Electrical conductivity of a conductor, और इसका एक्सप्रेशन क्या मिला,
उसका एक्सप्रेशन क्या मिला, लिख के तो देखो, दैट इज इक्वल टू n e स्क्वायर tau upon m. So hence it is an intrinsic quantity. क्या है ये? इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। क्यों है भाई? क्योंकि ये n और tau पे डिपेंड कर रही है, जो कि खुद क्या है? इंट्रिंसिक है। So conductivity is an intrinsic physical property of a conductor. Of course क्वांटिटी बोल रहे हैं क्योंकि मेजरेबल है, कैलकुलेटेबल है। यहां से मेजरेबल तो पता नहीं कैसे बोला, कैलकुलेटेबल तो है, अगर ये सारी की सारी वैल्यूज आपको पता है तो मतलब यूजुअली आपको n की वैल्यू टैबुलेटेड मिल जाएंगी, टाउ की वैल्यू टैबुलेटेड मिल जाएंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ऑफ कोर्स, है ना, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। दैट्स द कंडक्टिविटी। और ये क्या बना सर? ये क्या बना? दैट्स द रिलेशन, दैट्स अ माइग्रेशन फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर टू दिस। कल बोला था, आज प्रूफ करा, आज प्रॉमिस पूरा करा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांसेप्ट फॉर द चार्ज leading to potential difference, and current density is a concept for electrodynamics. तो ये एक माइग्रेशन है from the electrostatics to the electrodynamics. इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ द स्टैटिक चार्जेस, एंड J जो है दिस इज बिकॉज ऑफ द करंट, मतलब करंट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। दिस रिलेशनशिप हैज अ वेरी इंपॉर्टेंस इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने सोचा नाम दे दे, तो नाम सोचने लगे, हमने सोचा यार नया नाम कौन दे, हमने पुराना नाम ही दे डाला और उसको ओम्स लॉ का नाम दे दिया। सो दिस माय फ्रेंड इज सपोज्ड टू बी नोन एज ओम्स लॉ। सर हमने तो सुना नहीं, तभी तो मैंने सुनाया है। दिस वर्जन ऑफ द ओम्स लॉ, this version of the Ohm's law is termed as the vector format of the Ohm's law. That's a vector version of the Ohm's law. आप इसका स्केलर वर्जन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका एक्सपेरिमेंटल वर्जन आपको आता है, V equal to IR. This is the actual version of it, the microscopic version of it. ये मेरा टेक है। So this is a microscopic version of it. इसमें सुनना कोई भी ऐसा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को नाप सके। कोई भी ऐसा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि J को नाप सके। सो J and E are the conceptual terms. They are not supposed to be measured. समझ आ रही है बात? तो कोई इंस्ट्रूमेंट उनके लिए डिजाइन नहीं। Hence it is not an easily reachable law. V equal to IR is a reachable law, क्योंकि V और I के लिए वोल्टमीटर एमीटर डिवाइसेस है प्रैक्टिकली। Hence it is known as experimental version, and this is what a theoretical microscopic version. कॉन्सेप्ट समझना है कि आप कॉपर को क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपको अंदर बातें समझ में आनी चाहिए, और फिर ये भी समझ में आना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं कॉपर वायर को, कि आप उसको 2 मिलीमीटर थिक रखेंगे, 4 मिलीमीटर थिक रखेंगे, इस बात को भी, उसका करेक्ट टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए, इन सब बातों को भी आपने समझना है, ताकि आप एक गुड कंडक्टर की तरह कॉपर को यूज कर पाए। इस आइडिया को हम बोलते हैं द वेक्टर वर्जन ऑफ द ओम्स लॉ, व्हिच इंट्रोड्यूसेस फॉर अस an intrinsic physical quantity characteristic of a conductor, which is defined as electrical conductivity, जो कि मोटा दो टर्म्स पर डिपेंड कर रही है, that is n and tau, और ये दोनों के दोनों इंटरनल कैरेक्टर्स है, बहुत डिटेल्ड में आज के लेक्चर में डिस्कस ऑन हो चुके हैं। इसके साथ में आज के सेशन को हम क्लोज डाउन करेंगे। कल यहीं से कहानी को, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल्स भी करने हैं हमने, इसके थ्योरी देखी हमने इसकी, और इसके बाकी वर्जन्स भी करने, द स्केलर वर्जन ऑफ इट, द एक्सपेरिमेंटल वर्जन ऑफ इट, एंड देन द रेजिस्टिविटी इंट्रोडक्शन। दैट विल बी द कंटेंट ऑफ द टुमारो सेशन। कल मिलते हैं दोबारा से, आज का सेशन यहीं पे स्टॉप डाउन करेंगे।